हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शंस थे ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज या फिर डी चिक्का कृष्णराज। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी हैदर अली। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। 1755 ईस्वी में नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल के फौजदार के रूप में नियुक्त किया। हैदर अली ने पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना और अपने नेतृत्व में सेना में इसे लागू किया। उसने 1755 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक तोपखाने की स्थापना की। 1769 में उसने दोबारा अंग्रेजी सेना को परास्त किया और मद्रास तक पहुंचा। द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र टीपू उत्तराधिकारी बना। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि दिखाई। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। चलिए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? तो आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग और डीकिन विश्वविद्यालयों के परिसरों का दौरा किया। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि डीकिन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2024 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 19,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगभग 10.7 लाख रुपए के वार्षिक शुल्क पर आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। वहीं वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि वो अगले साल जनवरी से जुलाई 2024 सत्र के लिए कंप्यूटिंग डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स के लिए आवेदन मांगना शुरू कर देगा। गौरतलब है कि विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में खुलना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की परिकल्पना के अनुरूप है। आपको बता दें कि गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र यानी DTA है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1968 में, 1969 में या फिर 1970 में? तो जवाब है ऑप्शन ए 1967। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदन की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके डेटा के मुताबिक भारत की ओर से पेटेंट आवेदन 2021 में 6.8% से बढ़कर 2022 में 31.6% हो गया। हालांकि आवेदन में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में कुल पेटेंट आवेदन चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में काफी कम थे। कोविड प्रभावित वर्ष 2019 में 3% की गिरावट के बाद वैश्विक स्तर पर पेटेंट आवेदन लगातार 3 वर्षों से बढ़े हैं। अब बात करें WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जिसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पोर्टल लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, इरेडा, LIC या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी इरेडा। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से अपनी CSR पहल में पारदर्शिता बढ़ाना है। ये पोर्टल विभिन्न संगठनों और संस्थानों से CSR अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करेगा। अब बात करें CSR यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की, तो भारत में CSR की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत CSR प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होते हैं। ऐसी कंपनी जिसका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए उससे अधिक है, या ऐसी कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, या ऐसी कंपनी जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम, रेडियम, ग्रेफाइट या फिर साधारण जल? तो उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो पाइल 1 के नाम से बनाया गया। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का वेग कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, जैसे भारी जल, द्रवित सोडियम, ग्रेफाइट आदि। आपको बता दें कि ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है जो कार्बन से बनता है। ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूपों में से एक है, जबकि अन्य 2 हीरा और अनाकार कार्बन जैसे चारकोल या कार्बन ब्लैक हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस या फिर ESA? तो जवाब है ऑप्शन डी ESA।
हाल ही में यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने डार्क यूनिवर्स से ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कभी भी कोई दूरबीन आकाश के इतने बड़े हिस्से में और सुदूर ब्रह्मांड में इतनी दूर तक देखने वाली इतनी तेज खगोलीय छवियां बनाने में सक्षम नहीं हुई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के अनुसार यूक्लिड अगले 6 वर्षों में 10 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक फैली अरबों आकाश गंगाओं के आकार, दूरी और गति का निरीक्षण करेगा। अब बात करें यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप की, तो इसका नाम ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के यूक्लिड मिशन का हिस्सा है। ये मिशन ESA के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम के तहत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसे नियंत्रित करने वाले मौलिक नियमों का पता लगाएगा। ये टेलीस्कोप निकट अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्रकाश गति को मापने और उसका विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरणों से लैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी? आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित है। आपको बता दें कि गोदावरी नदी एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। प्रवर, मंजरा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल SRBM को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? A. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, B. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, C. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC या फिर D. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A, DRDO। हाल ही में भारत ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है। इसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और नियंत्रण रेखा यानी LOC पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। अब बात करें DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत एक प्रमुख एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका विजन अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली और उपकरणों का विकास एवं उत्पादन करना है। वर्तमान में इसके प्रमुख समीर V कामत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। B. इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। C. डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। या फिर D. जहां किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहां व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन रिट दायर करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब है ऑप्शन A। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसके द्वारा भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया और कहा, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार और लौकिक अधिकार आदि। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है A तमिलनाडु, B तेलंगाना, C कर्नाटक या फिर D आंध्र प्रदेश। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।